नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि बिल्डिंग से हम किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहानी है वो हमको समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, कि हम एक इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। अब देखो, इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे कुछ गिवन है। अब ये हमारा ग्राउंड है, ध्यान से सुनना है ना, ये हमारा ग्राउंड है, ये इंक्लाइन प्लेन है। तो हो सकता है इस इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग एक बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें। पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। या हो सकता है एक बॉल हम यहां से टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ फेंकें, ये भी पॉसिबल है। तो दो केस पॉसिबल है, या तो बॉल हम बॉटम से ऊपर की तरफ फेंकेंगे या टॉप से हम बॉटम की तरफ फेंकेंगे। तो हम एक एक करके दोनों केसेस की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि अगर हम लोग बॉटम से एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये है मेरा इंक्लाइन प्लेन, कोई इशू नहीं। अब मैंने बोला कि इंक्लाइन प्लेन पे जो एंगल है इंक्लाइन प्लेन का, वो एंगल है अल्फा, और किसी एंगल थीटा पे हमने V0 से इस बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और इसका अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो आपको पाथ देख के ही समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ पाथ होने वाला है। ये समझ में आ गया, यहां जाके बॉल हमारी लैंड कर जाएगी। t=0 पे यहां थी, कब तक हवा में रही? t=tf तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? कैसे करोगे इसको? एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन कैसे करोगे? अब इसमें तो दिक्कत आ गई, ठीक है। अगर हमारा पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता, ठीक है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं आता तो हमारा प्रोजेक्शन ऐसा कुछ होता, हम लोग स्टडी कर लेते ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। लेकिन इंक्लाइन प्लेन आ गया बीच में, तो अब कैसे स्टडी करेंगे? तो जरा सोच के देखो, हम लोग करते क्या हैं। हम लोगों ने 2D मोशन में एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखा है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप 2D मोशन को 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशन में कन्वर्ट करते हो। और इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो क्या करो, क्या मैं इस मोशन को, इस 2D मोशन को 2 परपेंडिकुलर मोशन में डिवाइड कर सकता हूं? 2 परपेंडिकुलर मोशन का कॉम्बिनेशन मान लूं मैं, और उन दोनों की स्टडी करके मुझे इसकी स्टडी समझ में आ जाएगी। लेकिन यहां पे आप मानोगे कैसे? ठीक है, तो यहां पे एक छोटी सी जुगाड़ है, जरा सोच के देखो। अगर मैं इसी इंक्लाइन प्लेन को, ये जो आपने इंक्लाइन प्लेन बोला है, मैं इसी इंक्लाइन प्लेन को ग्राउंड मान लूं तो कैसा रहे? अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन को ग्राउंड मान लूं तो क्या ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो गया? बिल्कुल। कैसा हो गया ये? इसको आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मान सकते हो कि आपका जो इंक्लाइन प्लेन है वो ऐसे हो गया है और पार्टिकल ऐसे आके ऐसे लैंड कर गया है। इसमें तो कोई दिक्कत फील नहीं हुई, अच्छा लगा जबकि कि हाँ ये तो बहुत सिंपल है, हम एनालाइज कर सकते हैं। तो हम यही सिंपल से ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं कि इसको हम मान लेते हैं ग्राउंड, और इसको ग्राउंड मान लिया तो क्या मैंने ग्राउंड के अलोंग माना था? क्या माना था मैंने ग्राउंड के अलोंग? ग्राउंड के अलोंग मैं मानता हूं एक्स एक्सिस, और ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है हमारा वाई एक्सिस। तो आप क्या करो, इस तरफ मान लो एक्स एक्सिस और इस तरफ मान लो वाई एक्सिस, और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी मर्जी, हम जैसे चूज करना चाहें। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को, हमारा एक्स वाई प्लेन ये था, इसको मैं चाहूं तो रोटेट करके ऐसा भी तो बना सकता हूं। ये समझ में आया? वो तो हमारी मर्जी, हम कहां कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना चाहें। कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करना हमको लागू होता है, तो हमने इसको रोटेट कर लिया और इस तरफ मान लिया एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर मान लिया वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मोशन की स्टडी करेंगे, तो हम अपने मोशन की स्टडी करेंगे इसको एक्स एक्सिस मान के और इसको वाई एक्सिस मान के। मतलब हम जो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं उसमें एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक है अलोंग द प्लेन। समझ में आ गया? 2 डायरेक्शन हमने लिए। अब यहां पे स्टडी करना स्टार्ट करना है, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं स्टडी करना। तो स्टडी क्या करते हैं, हमने बोला कि क्या करो, आप इस मोशन को एक्स और वाई के अलोंग रिजॉल्व कर लो।
तो एक्स और वाई के अलॉन्ग बात करना है तो पहले कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो मैंने दो कंपोनेंट कर लिए इस वेलोसिटी के। ये वाला कंपोनेंट आ गया v नॉट कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ गया v नॉट साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे ये तो हमने कंपोनेंट कर लिए वेलोसिटी के। अब अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस तरफ लगता है, मानते हो कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स तो परपेंडिकुलर लगता है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। लेकिन हमको तो बात करनी है कि आपकी जो भी काइनेमेटिक पैरामीटर्स हैं, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, आप अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात करोगे। तो मुझे जी के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, मानते हो कि नहीं? क्योंकि हमें स्टडी करना है अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, और ना तो ये एक्स के अलोंग है ना ये वाई के अलोंग है। नए एक्स नए वाई की बात कर रहा हूं मैं, तो ना तो ये एक्स के अलोंग है ना ये वाई के अलोंग है। तो क्यों ना मैं इस जी के, जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस जी के में दो कंपोनेंट कर लूं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, देख लो, ठीक है। तो क्या करो, ज्योमेट्री है बेसिक सी। तो यहां पे अगर मैं इसको और नीचे प्रोजेक्ट कर दूं, अगर मैं इस जी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं इस वेक्टर को, तो क्या जी मेरा ऐसे लग रहा है? बिल्कुल। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। और अगर मैं यहां पे, मुझे इसके दो कंपोनेंट करने हैं, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मैं इसका क्या, एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक आ जाएगा अलोंग द प्लेन। ये समझ में आया क्या किया मैंने जी के दो कंपोनेंट कर दिए, एक परपेंडिकुलर एक उसके अलोंग, और ये एंगल कितना है? अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जी का कॉस अल्फा। तो दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जी का साइन अल्फा। मतलब मैंने इस मोशन में ये मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अब हम इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मान के स्टडी कर रहे हैं। तो जरा ये जो मैंने इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाया कि आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, उसमें मैंने क्या माना है? मैंने माना है कि हमारे ये हैं एक्स एक्सिस और ये हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और x और y के अलॉन्ग आप देखोगे तो वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या आ गए? वेलोसिटी के कंपोनेंट इस तरफ आ गया v नॉट कॉस थीटा, ये आ गया v नॉट साइन थीटा। और यहां पे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी दो डायरेक्शन में, एक है माइनस एक्स के अलॉन्ग नीचे की तरफ, तो माइनस एक्स के अलॉन्ग है मतलब ये कितनी है? g का साइन अल्फा। और एक है माइनस y के अलॉन्ग, कितना है? g का कॉस अल्फा। ये हमारा है एक्सीलरेशन। ये समझ में आया? तो अगर आप इसकी स्टडी करना चाहो तो आप बोल सकते हो कि देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या हुआ, तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों की स्टडी करना स्टार्ट करता हूं। देखो एक्स एक्सिस में क्या हुआ, तो हम पहले बात करते हैं वेलोसिटी। अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट कॉस थीटा। एक्सेलरेशन कितना है एक्स के लॉन्ग? एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन है निगेटिव डायरेक्शन में, तो हो जाएगा निगेटिव जी का साइन अल्फा। हम वही साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं जो हम लोग 2D में करते आए हैं। क्या है साइन कन्वेंशन? अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूं। साइन कन्वेंशन हम लोग हमेशा ये मानते हैं, ये पॉजिटिव तो ये पीछे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव, यही लेके चल रहा है 2D के साइन कन्वेंशन। तो इसलिए क्या आ गया हमारा? नेगेटिव आ गया, नेगेटिव जी साइन अल्फा। और क्या, मैं अगर किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी की बात करूं इन एक्स डायरेक्शन, तो वो कितना आ जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो ये बन जाएगा v नॉट कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, यही बनेगा। अगर मैं बात करूं इसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t पे, तो वो क्या आ जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा v नॉट कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ a कितना है? जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है? सेम स्टडी हम कर सकते हैं y के लॉन्ग, तो y के लॉन्ग भी स्टडी करना स्टार्ट करो। y के लॉन्ग अगर आप बात करोगे इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट साइन थीटा। y के लॉन्ग अगर आप बात करोगे एक्सेलरेशन की, तो कितना है? माइनस जी कॉस अल्फा। अगर आप इसकी वेलोसिटी की बात करोगे किसी भी टाइम t पे, तो v इक्वल्स टू u प्लस at के हिसाब से ये बन जाएगा v नॉट साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। और अगर आप बात करोगे इसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t पे, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर के हिसाब से ये बन जाना चाहिए v नॉट साइन थीटा t माइनस, ठीक है, हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर।
यही बनेगा, ठीक है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि अगर आपको प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करनी है तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की तरह जूम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज करना पड़ेगा। आपको अलोंग द प्लेन मानना पड़ेगा एक्स एक्सिस और उसके जो परपेंडिकुलर है वो आपको मानना पड़ेगा वाई एक्सिस। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको v के तो कंपोनेंट कर लिया आपने प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर, आपको g के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये जो केस है, क्या ये केस बहुत सिमिलर सा नहीं हो गया जैसा एक क्वेश्चन मैंने सीआरक्यू में करवाया था कि हमारा पार्टिकल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहा है और x डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस भी है, वही तो बन गया। x में भी एक्सेलरेशन है, y में भी एक्सेलरेशन है और दोनों ही मोशन को अपोज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की हम लोग बातें कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी कहानी हो जाएंगी। अब यहां पे समझो, अब अगर मैं यहां पे टर्म्स के बारे में बात करूं कि हमारी रेंज क्या है, हमारा एचएमएक्स क्या है, तो जरा आप वो देख लो, ठीक है। तो मैं एक और कलर का चौक यूज करता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं इसको रेंज, रेंज किसको बोलते हैं, पार्टिकल प्लेन के अलोंग कितना गया। अगर मैं बोलूं इसको पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी, तो ये जो है वो हो जाएगा हमारा रेंज आर। और हम जो मैक्सिमम हाइट एच निकाल रहे हैं, हम मैक्सिमम हाइट एच ग्राउंड से नहीं निकाल रहे, हम चाहते हैं आप हाइट एच निकालो इंक्लाइन प्लेन से, तो क्या वो ये आ जाएगा। मतलब आपका ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है आपका रेंज, ठीक है, और ये है आपका एच मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन से एच मैक्स निकाला है मैंने, ग्राउंड से एच मैक्स नहीं निकाल रहे हैं, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि मैं इंक्लाइन प्लेन से ही पूछा जाता है। ये सब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसमें थोड़ा और अच्छी बातें करते हैं और हम अब बात करना चाह रहे हैं किसके बारे में, टाइम ऑफ लाइट के बारे में, एच मैक्स के बारे में, इन सब के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। तो चलो मैं एक एक करके बात करना स्टार्ट करता हूं। यहां पे जी को आप चाहो तो यहां तक बना लो, इतना बड़ा बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पे अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं आपके सबसे पहला टर्म टाइम ऑफ लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ लाइट क्या होगा, तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टाइम ऑफ लाइट, और टाइम ऑफ लाइट है टीएफ। तो क्या यहां भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में लगता है कि अगर आप बात करो एट टी इक्वल्स टू टीएफ पे पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, पॉइंट बी पे। तो यहां अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाना चाहूं तो क्या यहां कॉन्सेप्ट ये अप्लाई कर सकते हैं कि एट टी इक्वल्स टू टीएफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज जीरो, कर सकते हैं बिल्कुल अप्लाई। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई जीरो कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होता है किसी भी टाइम टी पे, वो आपने देखा ही था, वो होता है हमारा वी नॉट साइन थीटा इंटू टी एफ माइनस हाफ एक्सटेंशन कितना है जी का कॉस अल्फा इंटू टी एफ स्क्वायर। और ये कैसा होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए जीरो, ठीक है। तो यहां से अगर आपका ये जीरो होना चाहिए तो ये बन जाएगा वी नॉट साइन थीटा टी एफ माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी एफ स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया वी नॉट साइन थीटा टी एफ इज इक्वल टू हाफ जी कॉस अल्फा टी एफ स्क्वायर। एक टी एफ से एक टी एफ कैंसिल हो गया और यहां से जो टी एफ की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखो, ये आ गई 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा। और ये फॉर्मूला आना भी चाहिए, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय जी परपेंडिकुलर। ये समझ में आया, यही तो फॉर्मूला आता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में, 2v नॉट बाय जी इफेक्टिव, ये तो आता है। तो यहां पे आपका v अलोंग परपेंडिकुलर आता है, तो ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय जी परपेंडिकुलर, वही तो आया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आना कोई इत्तेफाक नहीं, आना भी चाहिए था, ग्राउंड टू ग्राउंड में हमारा यही आता है हमेशा। तो हमने बोला हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले निकाल लिया क्या, हमारा टाइम ऑफ लाइट। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं एच मैक्स, ठीक है। और एच मैक्स हम निकालना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं बात करना चाह रहा हूं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू
इंक्लाइन प्लेन, जो आपका इंक्लाइन प्लेन है उसके रिस्पेक्ट में क्या मैक्सिमम हाइट है, हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर से कॉन्सेप्ट क्या वही आएगा। यहां पे अगर मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहूं तो एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट क्या हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग वाई इज जीरो? बिल्कुल, क्योंकि इस पॉइंट पे आके आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तभी तो एचएमएक्स है। आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते, वो भी तो चेंज हो रहा है। तो ये नहीं बोल सकते कि यहां v0 cos थीटा है तो ऊपर जाके v0 cos थीटा, नहीं, वो भी चेंज हो रहा है क्योंकि x में एक्सप्रेशन है। लेकिन हमें मतलब है y से, क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग y के लॉन्ग बात करेंगे तो y कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो कर दो, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट किसी भी टाइम t पे वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहां पे मैं क्यों ना अप्लाई कर दूं v² u² + 2s, कैसा रहेगा? सही रहेगा। तो हम अप्लाई कर दें कि vy² uy² + 2ay sy, ठीक है। और sy कितना होगा इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे जो हमारा sy होगा, ठीक है, वो कितना होगा? वो होगा हमारा hmax। तो vy कितना आ गया? 0 आ गया। uy कितना है? इनिशियल कितना है? v0 sin थीटा, v0 sin थीटा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a कितना है? a है हमारा -g cos अल्फा, और hmax कितना है? वो है हमारा hm, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, और अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या समझ में आया? देखो यहां पे ये जो टर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा v0 sin थीटा का स्क्वायर = ट्वाइस ऑफ g cos अल्फा hmax, और यहां से अगर आपने hmax निकाला तो वो बन जाएगा v0 sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g cos अल्फा। और जरा ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को भी, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g परपेंडिकुलर। क्या v² / 2g यही फॉर्मूला आता है हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में? बिल्कुल। तो ये भी फिर से सेम ही तो आया, v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g परपेंडिकुलर, क्योंकि इस बार g के भी कंपोनेंट हो रहे हैं। तो जो हमारा g है y के लॉन्ग, हमें उससे मतलब है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है हमारा मैक्सिमम जो रेंज आई है। मैक्सिमम आइटम निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा रेंज, ठीक है। ये जो आप रेंज निकाल रहे हो, ठीक है, ये जो इंक्लाइन प्लेन पे हमारा पार्टिकल गया है A to B, वो रेंज आपको निकालनी है। तो हमें उसके बारे में बातें करनी है। कैसे निकालोगे रेंज? तो देखो रेंज का कोई फॉर्मूला नहीं आता है। रेंज का फॉर्मूला आप अभी तक समझ गए होंगे कि रेंज का फॉर्मूला बहुत सिंपल सी कहानी है। वो है कि पार्टिकल ने ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, वही रेंज होता है। उसका कोई फॉर्मूला नहीं, आपको निकालना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो वही करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग निकाल रहे हैं यहां पे क्या? रेंज, ठीक है। तो रेंज जो है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग इंक्लाइन प्लेन, यही तो है रेंज हमारी, अलोंग इंक्लाइन प्लेन। इसको हमने बोला है रेंज। और रेंज क्या है कि पार्टिकल ने t = 0 से लेके t = tf तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो रेंज निकालना बहुत सिंपल हो गया है। रेंज को अगर मैं r बोलूं तो वो आ जाएगा हमारा v0 cos थीटा इंटू tf माइनस हाफ g sin अल्फा tf स्क्वायर। ये आपकी रेंज आएगी। इसमें वैल्यूज पुट कर लो tf की, और इसको सॉल्व करके आगे निकाल लो, ठीक है। तो हमेशा हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और है। क्या है एक कॉन्सेप्ट और? कि रेंज निकालने का एक लॉजिकल अप्रोच और है। तो जरा मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये था मेरा मेथड नंबर 1 रेंज निकालने का। अब मैं बताने जा रहा हूं मेथड नंबर 2। ये था हमारा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या है? बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है, जरा सोच के देखना, ठीक है। कि यहां पे हम अपने पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को मैंने ये v0 से
प्रोजेक्ट किया है, तो मेरा पार्टिकल ऐसे जाना चाहिए, यही तो होता है, मेरा पार्टिकल ऐसे जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस वाले केस में हमारा यहां पे बीच में आ गया इंक्लाइन प्लेन, हमारा यहां पे बीच में इंक्लाइन प्लेन आ गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एंगल जो है वो थीटा है और ये एंगल अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने जो बोला है ए से बी के बीच के डिस्टेंस को, उसको हमने रेंज बोला है। तो सोचो अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता, अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो क्या मेरा पार्टिकल का मोशन ऐसा होता? तो हम मान सकते हैं यहां पे कि अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता, ठीक है, चलो थोड़ा नीचे लिख देता हूं, अगर मेरा इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो क्या ये जो मैं केस नंबर 2 लिख रहा हूं, यहां से मैंने V0 को पार्टिकल को फेंका और ये जो एंगल है इसका ग्राउंड के साथ में कितना एंगल है, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, ये मोशन होता। और यहां पे इसको हमने पॉइंट ए बोला और इसको हमने पॉइंट बी बोला। तो क्या केस नंबर 1 और केस नंबर 2, केस नंबर 1 में क्या है, इंक्लाइन प्लेन आ गया है तो पार्टिकल इसके आगे नीचे नहीं गया है। और केस नंबर 2, तो क्या दोनों ही केसेस में पार्टिकल का जो मोशन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो सेम हुआ होगा? बिल्कुल। सोचो ना, ए से बी तक पार्टिकल यहां भी हवा में जा रहा है और यहां भी तो हवा में जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है। तो इंक्लाइन प्लेन आने के बाद मोशन चेंज हुआ है। अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो क्या दोनों पार्टिकल का मोशन सिमेट्रिकल होता, सेम होता, आइडेंटिकल होता? बिल्कुल होता। लेकिन यहां पे इंक्लाइन प्लेन आ गया, इसकी वजह से चेंज हो गया है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों केसेस में, ठीक है, इन बोथ द केसेस द मोशन ऑफ पार्टिकल फॉर पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज आइडेंटिकल, इज सेम। बोलना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप ए से बी का मोशन एनालाइज कर रहे हो, तो आप क्या करो, आप ये देखो कि ये है आपका ए से बी का मोशन, ठीक है, और यहां पे अगर मैं इसके दो वेलोसिटी के कंपोनेंट करूं तो ये जो कंपोनेंट है ये है V0 का कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा और ये है V0 का साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। पार्टिकल T=TF पे यहां पहुंच गया है। और अगर मैं बोलूं कि ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल ने इसके अलावा कितना कवर किया है, तो क्या हम यहां पे अगर मैं इसको बोल दूं L0, तो क्या इस वाले केस में भी पार्टिकल ने L0 ही कवर किया होगा? मानते हो कि नहीं? ए से बी तक L0 तो कवर किया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से L0 डायरेक्टली निकाल सकता हूं। अगर मैं इस वाले केस से L0 निकालना चाहूं तो क्या इस वाले केस से L0 जो है वो सिंपल सा है, यहां G की वैल्यू सेकंड वाले केस में इसमें क्या है, इसमें G की वैल्यू ऐसे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या ये लिख सकता हूं V0 cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम इस इंक्लाइन प्लेन का ले रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन अगर 10 सेकंड तक टाइम ऑफ फ्लाइट है तो वही लिया हमने। तो क्या L0 ये आता मेरा, ये समझ में आया? इस केस से अगर मैं L0 निकालता तो यही तो आता। मैं कह रहा हूं कि केस 1 और केस 2 दोनों में ए टू बी मोशन आइडेंटिकल है। तो मैं कुछ स्टडी करता हूं इसकी, कुछ स्टडी करता हूं इसकी ए से बी के लिए, ठीक है। और अगर मैं इसकी स्टडी करूं तो क्या यहां पे अगर ये एंगल अल्फा है तो यहां से क्या L0 की वैल्यू जो आ जाएगी इस वाले से, वो L0 की वैल्यू आएगी R का cos अल्फा। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो यहां से जो रिलेशन बन गया वो बन गया R का cos अल्फा, इसकी वैल्यू V0 का cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से तुम्हारी रेंज बहुत इजीली आ गई, V0 का cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय cos अल्फा। तो कभी कभी आपको रेंज निकालनी होती है तो ये जो मेथड नंबर 2 है इससे रेंज जल्दी निकल के जाती है। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वरना लॉजिकल अप्रोच ये है कि L0 निकाल लो इससे और L0 निकाल लो इससे, दोनों सेम होने चाहिए, इक्वेट कर दिया तो वहां से एक ही वाला केस और बन जाता है। और ये जो आपने यहां से जो निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से निकाला, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, याद रखना, ठीक है। तो एक तरीका ये भी था, आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, जो भी है सेम ही आंसर आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चले अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो मैं एक आध एग्जांपल करवाता हूं इसके ऊपर। चलो अब मैं बात कर रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन होगा। तो
एक छोटी सी बात है सबको बोल देता हूं, वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मानना है, बस याद रखना आपको एक्स और वाई एक्सिस अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बात करनी है, ठीक है। बाकी कहानी बहुत ही सिमिलर है, जैसा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं एक एक करके बात करता हूं। चलो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। और ये है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये इंक्लाइंड है किस एंगल पे, 30 डिग्री पे, और इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से हमने एक पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया है 100√3 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से, और एंगल क्या है, ये जो एंगल है ये एंगल भी 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा और अल्फा दोनों ही 30 डिग्री है। अब यहां पे आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले तो फर्स्ट फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन along the plane and perpendicular to the plane। ये सवाल पूछ सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो वही है, क्या करना है इसमें, एक्स और वाई प्लेन के अलॉन्ग मानना है। तो आपने मान लिया कि ये है आपका, इस तरफ है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। पार्टिकल यहां से ऐसे जाएगा और यहां जाके लैंड कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे देखो, अब हमसे बोला गया है कि आप क्या करो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकालो, ये बोला गया। तो उससे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले करता हूं वी के कंपोनेंट। वी के कंपोनेंट करेंगे तो वी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे यहां पे, एक ये और एक ये हो जाएगा 100√3 का cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो 50√3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 50√3। दो कंपोनेंट कर लिए। सिमिलरली आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे जी के, और जी के कंपोनेंट कैसे करोगे, तो ये देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। आपने बोला कि ये है आपका जी, और अगर आप बात करोगे तो ये एंगल 30 है, ये 90, ये हो जाएगा 60, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया आपका 30। तो जी के दो कंपोनेंट कर ले। जी का cos 30 कितना हो जाएगा, g√3/2, कितना आ जाएगा ये 5√3, और ये आ जाएगा जी का sin 30। जी का sin 30 आ जाता है g/2, जिसको आप चाहो तो 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने कंपोनेंट कर लिए, और अगर आप चाहो तो जी को ऐसे साइड में लिखने ज्यादा बेटर रहता है। ये जी है, ये एंगल होता है हमारा 30 डिग्री, तो इसके दो कंपोनेंट आ गए, ये आ गया 5√3 और ये आ गया 5। चलो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहां पे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ गई, पार्टिकल की जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई हमारी 150 आई कैप प्लस 50√3 जे कैप, यही आएगा। अगर मैं पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो कितना आ गया, वो आ गया -5 आई कैप माइनस 5√3 जी कैप। सिंपल सी कहानी। और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं आपसे किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी एंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये पूछा गया होता, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड क्या है, तो यहां पे देखो पार्टिकल की वेलोसिटी 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा vx और vy, आपको दोनों ही निकालने पड़ेंगे। vx का आ जाएगा 2 सेकंड बाद, तो हम बात कर रहे हैं 150, तो आ जाएगा u + 80, 150 - 5 × 2 कितना आ गया, ये आ गया आपका 140 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड में 10 कम हो जाएगा। सिमिलरली आप निकालोगे vy, और vy कितना आ जाएगा आपका जो vy है वो आ जाएगा, सेम कहानी, v इक्वल्स टू u + 80, तो 50√3 - 5√3 × 2, तो ये कितना आ गया 40√3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोला गया कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, तो यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वो आ जाएगी 140 आई कैप प्लस 40√3 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो वो आपको मिल जाएगा स्पीड, आप चाहो तो स्पीड भी लिख सकते हो। यहां पे स्पीड जो हो जाएगी t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वो आ जाएगा √140²
प्लस 40√3 का स्क्वायर। और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ पार्टिकल t इक्वल टू 2 पे किस एंगल पे जा रहा है, यही पूछ सकते हैं कि कितना एंगल बनाया। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन या एंगल पूछ लेते हैं। एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन कितना है। तो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि क्या कहानी है, ये देखो। तो इंक्लाइन प्लेन हमारा ऐसा कुछ है और t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल के पास क्या वेलोसिटी है, तो इस तरफ वेलोसिटी है 140, इस तरफ वेलोसिटी है 140, ऊपर की तरफ कितनी है, ऊपर की तरफ है 40√3। तो ये होगा कुछ एंगल, ये है हमारा उस टाइम पे v डैश। ठीक है, इस एंगल को अगर मैं बोलूं बीटा, तो यहां पे आपका tan बीटा क्या आ गया, आपका tan बीटा आ गया 40√3 डिवाइड बाय 140। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2√3 डिवाइड बाय 7। तो आपका जो एंगल बीटा आया वो आ गया tan इनवर्स 2√3 बाय 7। बस यहां पे आंसर थोड़े गंदे आते हैं, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आंसर थोड़े से आपके गंदे गंदे इस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो उससे हम डील कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं सबसे बेसिक चीज। सबसे बेसिक चीज क्या है, आपसे पूछ सकते हैं बताओ पार्टिकल की पोजीशन क्या है किसी भी टाइम टी पे, इसको ओरिजिन मान के, तो आप वो भी निकाल सकते हो। अब आपसे पूछेंगे टाइम ऑफ लाइट, रेंज, एच मैक्स, ये निकालना है, तो वो मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपसे पूछा गया बताओ टाइम ऑफ लाइट कितना है। तो टाइम ऑफ लाइट कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय g परपेंडिकुलर, यही आता है। v परपेंडिकुलर कितना है, v परपेंडिकुलर है 50√3, तो ट्वाइस ऑफ 50√3 डिवाइडेड बाय g परपेंडिकुलर कितना है, ये है 5√3। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10। तो टाइम ऑफ लाइट हमारा आ गया 20 सेकेंड। आपसे और क्या पूछ सकते हैं, आपसे और पूछ सकते हैं एच मैक्स। ठीक है, फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, कि इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में कितना एच मैक्स है। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे, वो भी आपको पता है, वो भी क्या आता है, वो आता है v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g परपेंडिकुलर, यही आता है। v परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, v परपेंडिकुलर है आपका 50√3, तो 50√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g परपेंडिकुलर 5√3, ये बन गया कितना 10 और ये आ गया 5। तो ये कितना हो जाएगा 50√3 इंटू 5, 250√3 मीटर। इतना एच मैक्स होगा इंक्लाइन प्लेन से, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताओ रेंज कितनी होगी। ठीक है, तो रेंज निकाल लेते हैं। ये पूछ सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेंज ना बोल के क्वेश्चन में ये बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना बोल के ऐसा बोल दें डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल along inclined plane। ठीक है, ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू ts, या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अलोंग इंक्लाइन प्लेन ड्यूरिंग द मोशन कितना है, ये हमसे पूछा गया है। कैसे निकालोगे, एक तरीका तो ये है कि v जुकस टू s जुकस टू ut प्लस हाफ स्क्वायर लगा दूं, वो एक तरीका हो सकता है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, यहां पे हम निकाल लेते हैं रेंज, ये हो जाएगा ux tf प्लस हाफ ax tf स्क्वायर, यही तो होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ux कितना है, ये है हमारा 150। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 20 प्लस हाफ ax कितना है -5, और tf स्क्वायर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, ये लिखा हुआ है 200, और इस तरफ कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा हमारा 3000। ठीक है,
3000 ये हो गया, और ये कितना बना -5 × 200, तो ये बन गया 1000। तो हमारा जो रेंज आ गया वो कितना आ गया 2000 मीटर, या आप बोल सकते हो 2 किलोमीटर। ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी चीज को आप चाहते तो इसको आप निकाल सकते थे मेथड नंबर 2 से, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 सिखाया है तो चलो एक बार निकालना भी देख लेते हैं, उससे सेम आंसर आता है कि नहीं, क्या दिक्कत है। तो हम बात कर रहे हैं इसी का मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 2 क्या है कि आप ये मान लो यहां पे कि हमने पार्टिकल को इधर फेंका है 100√3 से, और कितना एंगल है थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया 60, इस पे प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल ऐसे जाएगा। और हमें बात करनी है ए से बी के लिए, ये है ए, ये है बी, ये डिस्टेंस है आर, और ये हम पहुंचे t = 20 पे। यहां इसको मैंने बोल दिया कितना, l बोल दिया, ठीक है। तो आप l निकालो यहां से, तो l निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, पहले इसके कंपोनेंट कर लो कॉस के हिसाब से, तो कॉस 60 डिग्री के हिसाब से कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। तो 100 का कॉस 60 कितना आ जाएगा 50√3, और साइन 60 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50√3 × 3, तो कितना हो जाएगा 150, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे जी की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो L कितना आ जाएगा, L आ जाएगा हमारा 50√3 × टाइम टेकन कितना 20, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 200, ये कितना हो जाएगा 1000√3, ठीक है। और क्या निकालना है, और हमें बोलना है कि अगर मैं इस R की, इस L की बात करूं तो क्या ये L जो है वो R का कॉस ऑफ, ये एंगल कितना था 30 डिग्री था, तो R का कॉस 30 भी होना चाहिए। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो R का कॉस 30 कितना होता है, ये होता है √3/2। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1000√3 के इक्वल। √3 से √3 कैंसिल, R की वैल्यू फिर से क्या आ गई 2000 मीटर। क्या दोनों मेथड से सेम आंसर आया, दोनों मेथड से हमारा जो आंसर आया वो सेम आया, और आंसर सेम आना भी चाहिए, ये समझ में आया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि ये बताओ पार्टिकल जब लैंड किया यहां पे तो क्या स्पीड है उस टाइम पे, और किस एंगल पे जाके लैंड किया विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, तो ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है वो हम पूछ लेते हैं कि वेलोसिटी एंड एंगल बीटा एट t = TF, एंगल बीटा निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा Vx और Vy दोनों इंडिविजुअली। तो Vx क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा u + at, ठीक है। तो वो आ जाएगा ux + ax × TF। ux कितना है, ux है हमारा 150, ax कितना है -5, टाइम कितना लगा 20, तो ये कितना बचा, ये बचा हमारा 50 मीटर/सेकेंड x के लॉन्ग। सिमिलरली हमको निकालना पड़ेगा y के लॉन्ग क्या कंपोनेंट है पार्टिकल की वेलोसिटी का, तो मैं निकाल लेता हूं नेक्स्ट by, वो आ जाएगा uy + ay × TF, ठीक है। v = u + at, ये है 50√3 - 5√3 × टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा 20, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये लिखा हुआ है 50√3 और ये हमारा कितना लिखा हुआ है 100√3, तो कितना आंसर आ गया -50√3। मतलब इसमें ऐसा हो गया है इत्तेफाक से, एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसमें इत्तेफाक से क्या हो गया है कि पार्टिकल जब आके लैंड कर रहा है तो इस टाइम पे इसके पास दो वेलोसिटी है, और ये कितना है, ये है हमारा 50, और ये सिंस सिमेट्रिकल मोशन हो गया तो ये 50√3 हो गया है। ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है 50√3 आना भी चाहिए था पार्टिकल जब लैंड कर रहा है, ठीक है। तो सिंस अगर मैं y के लॉन्ग मोशन की बात करूं तो y के लॉन्ग तो पार्टिकल का मोशन कैसा है, सिमेट्रिकल है ना। अगर मैं y एक्सिस के लॉन्ग बात करूं तो पार्टिकल का मोशन सिमेट्रिकल है, पार्टिकल 10 सेकंड में यहां पहुंचा, 10 सेकंड में यहां पहुंच गया, तो जिस स्पीड से गया है उसी स्पीड से लैंड करेगा, लेकिन x वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कोई इत्तेफाक नहीं है, सही आया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूं तो हमने क्या देखा, इंक्लाइन प्लेन पे पार्टिकल कैसे आया है, इस तरफ है उसकी वेलोसिटी 50, इस तरफ है 50√3, और अगर मैं
इसको बोलूं इसका उस टाइम पे स्पीड v10, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी है इसको आप लिख सकते हो 50 i कैप माइनस 50√3 j कैप। और अगर मैं ये एंगल बोलूं बीटा विथ इंक्लाइन प्लेन, तो ये एंगल बीटा कैसे आ जाएगा, ये एंगल बीटा भी आप निकाल सकते हो, जो tan बीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 50√3 डिवाइड बाय 50, कितना बना, √3 बन गया। और tan थीटा √3 का होता है जब एंगल होता है हमारा कितना, 60 डिग्री, तो एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। समझ में आया? तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वही क्वेश्चन हैं घुमा फिरा के सेम टाइप के क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, बस इस बार क्या है, इंक्लाइन प्लेन जो है वो बीच में आ गया। चलो तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन है सिंपल सिंपल से, वो सॉल्व करना। ये सामने मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन से है, और यहां पे आपको हर एक क्वेश्चन में निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, एचमैक्स, रेंज, ठीक है, इन 2 में तो ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आप इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालिए सच दैट ये जो मेरा पार्टिकल है ये यहां से इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे आके लैंड करे, सच दैट ये जो एंगल है जिससे पार्टिकल लैंड कर रहा है वो एंगल कितना है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलरली लैंड करे, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व करो। 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट, 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको उसको v के 2 कंपोनेंट्स करने हैं, तो v के 2 कंपोनेंट्स कर लो। यहां आ जाएगा cos 30, यहां आ जाएगा sin 30, तो यह आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20√3। आपको g के 2 कंपोनेंट करने हैं, ये है आपका g, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, तो इसके 2 कंपोनेंट कर लो। यह आ जाएगा sin 30, तो 5 यहां आ जाएगा, cos 30 यहां आ जाएगा 5√3। आपसे बोला गया है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो 20 को आपको 0 करना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट जो पार्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट वो आता है ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय g परपेंडिकुलर, यही आता है। तो ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय g परपेंडिकुलर, यही बना। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा यहां से 4, तो ये आ गया 8/√3, इतना टाइम लगेगा। रही बात एच मैक्स की, तो एच मैक्स कैसे निकालोगे, एच मैक्स होता है v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g परपेंडिकुलर। सॉल्व कर लेते हैं, v परपेंडिकुलर कितना है 20, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ g परपेंडिकुलर 5√3, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 10, तो ऊपर कितना आ गया, ये आ गया आपका 40/√3। रही बात रेंज की, तो ऐसे आप रेंज निकाल सकते हो। रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, रेंज निकालने के लिए v इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप रेंज निकाल सकते हैं पार्ट सी, और रेंज क्या है, रेंज है आपका 20√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 8/√3 माइनस हाफ, जी कितना है, ये वाला कंपोनेंट 5 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8/√3 का स्क्वायर। v इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाया हमने। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 माइनस ये कितना बना, ये बना 5/2 इंटू 64/3, यही बन गया। ये हो जाएगा आपका 32, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 160 माइनस 160/3, कितना हो गया, ये हो गया 320/3, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, काफी सिंपल था। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है। यहां पे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स रेंज निकालना है, फर्स्ट की तरह सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बिना सॉल्व करे भी इजीली निकाल सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना है 90 है, ये 30 है 60, एंगल कितना हो गया 90। मतलब मैंने बॉल को ऐसे फेंका है, बॉल ऊपर जाएगी, बॉल नीचे आ जाएगी, तो 1D मोशन हो गया। और 1D मोशन हो गया तो फिर बहुत सिंपल है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा मेरा 20, ठीक है, 10 सेकंड ऊपर जाने के 10 सेकंड नीचे आने के। मेरा एच मैक्स कितना आ जाएगा, एच मैक्स आ जाएगा मेरा v²/2g, ठीक है। तो 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया 500, और रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 0, क्योंकि पार्टिकल वापस उसी पॉइंट पे आके लैंड कर गया। ये समझ में आया। तो यहां पे एंगल 90 डिग्री था,
तो ये सब आंसर आने भी चाहिए। तो आपने अगर इंक्लाइन प्लेन वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया तो भी आंसर सेम आएगा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, पहले कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक्स और वाई के लॉ। तो कंपोनेंट कर लिए तो ये आ जाएगा मेरा 60 और ये आ जाएगा 80। जी के कंपोनेंट्स कर लो, ये है मेरा जी, इसके कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल कितना है 37, तो 37 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट करने हैं, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। वेलोसिटी एट t = 5, तो t = 5 पे आप वेलोसिटी निकालोगे तो यहां देखो फर्स्ट पार्ट में पार्टिकल की x के लॉन्ग वेलोसिटी कम होगी और y के लॉन्ग, तो आपको x के लॉन्ग निकालनी है, तो वेलोसिटी अलॉन्ग x ये आ जाएगा 80 - 6 × 5, यही आ जाएगा। तो कितना कम हो गया, 30 कम हो गया, ये आ गया आपका 50 मीटर/सेकेंड। और वेलोसिटी अलॉन्ग y के बारे में बात करें तो वो आ जाएगा 60 - 8 × 5, 40 कम हो गया, तो 20 मीटर/सेकेंड, यही बना। तो अगर आप आंसर लिखना चाहो तो आपका जो वेलोसिटी का आंसर है वो आंसर आ गया है कितना, 50 i कैप प्लस 20 j कैप। और क्या चाहिए, एंगल कितना बनाया है इस टाइम पे, तो एंगल आप देख लो। अगर एंगल निकालना चाहते हो तो यहां पे ये है इंक्लाइन प्लेन, एक्स के लॉन्ग पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 50, वाई के लॉन्ग कितनी है 20, ये है मेरे पार्टिकल की नेट वेलोसिटी इस तरफ, और ये एंगल है बीटा। तो यहां से tan बीटा कितना आ गया, tan बीटा जो आ गया मेरा वो आ जाएगा 20/50, ये आ गया 2/5। मतलब मेरा जो एंगल बीटा है वो आ गया tan इनवर्स 2/5, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला गया, एच मैक्स पूछा गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, ये सारी कहानी पूछी गई है, तो निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं एच मैक्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। तो देखो अगर आप बात करना चाहो यहां पे एच मैक्स के बारे में, तो एच मैक्स क्या है, ये आ जाएगा v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाई 2g परपेंडिकुलर, यही आता है। v परपेंडिकुलर कितना है 60, तो 60 × 60 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ g परपेंडिकुलर कितना आ गया 8 आ गया, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है, ये आ गया हमारा 30 और ये आ गया हमारा 15/4, ठीक है। और 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 15, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आंसर आ गया 15 × 50 225 मीटर, कोई समस्या नहीं है। देन हम लोग बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये है ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय g परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 60 डिवाइड बाय g परपेंडिकुलर कितना है 8, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 15, समझ में आ गया। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 15 सेकेंड, मतलब 7.5 सेकेंड में पार्टिकल ऊपर गया और 7.5 सेकेंड में पार्टिकल नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और क्या पूछा गया, रेंज। तो रेंज पूछा गया है, तो रेंज आपको निकालना पड़ेगा ut + ½ at स्क्वायर से। तो 80 × 15 - ½ a कितना है, a है 6, t स्क्वायर 15 स्क्वायर, यही बनेगा। ये आ गया 3, यहां से 15 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 - 3 × 15, ये समझ में आया क्या किया, 15 कॉमन ले लिया, इधर बचा 80, ये है 3 और एक इधर बचेगा 15, ये कितना हो गया 45, ये बन गया 40, तो ये आ गया 15 × 35, ये हमारा रेंज का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या करना है, नेक्स्ट हमको पूछा गया है वेलोसिटी एट एच मैक्स। तो एच मैक्स पे पार्टिकल कब पहुंचेगा, एच मैक्स पे पार्टिकल पहुंचेगा हमारा t = 15/2 पे, हाफ टाइम पे तो पहुंचेगा पार्टिकल एच मैक्स पे। तो हमारा पार्टिकल एच मैक्स पे पहुंचेगा t = 15/2, तो हमसे यहां से t = 15/2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी गई है। और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि पार्टिकल यहां से ऐसे गया है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है, बचेगा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो f में vy तो हमारा 0 होना ही है, बचेगा vx, और vx हमको कब निकालना है, t = 7.5 पे। तो u + 80 लगा दे तो यह आ जाएगा 80 माइनस इसका एक्सटेंशन कितना है 6, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 15/2, ये आ गया 3, 80 - 45, ये आ गया 35 मीटर/सेकेंड,
कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पूछा गया है, फिर पूछा गया टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो करना पड़ेगा। तो यहां पे हम जी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, और जी वाले पार्ट में क्या है कि वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या है, वो है 80 माइनस 60 आई कैप प्लस 60 माइनस 8t जी कैप। और एक्सेलरेशन अगर हम लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन है हमारा माइनस 6 आई कैप माइनस 8 जी कैप। आपको करना है कि यहां पे वेलोसिटी जो है टी इक्वल्स टू टी नॉट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू टी नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट है इनका v डॉट ए, ये कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए जीरो। डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -6 इंटू 80 माइनस 60, ठीक है। और ये बन जाएगा -8 60 माइनस 8t, इसकी वैल्यू जीरो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करते हैं चलो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, आप कहीं यहां सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 इंटू 80 माइनस 60, इसकी वैल्यू 8 इंटू 60 माइनस 8t, ये बन गया 3, ये बन गया 4, ठीक है। और कुछ डिविजिबल है क्या, यहां से ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 40 माइनस 3t, 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा कितना 60 माइनस 80। सॉल्व कर लो, ये लिखा हुआ है 120 माइनस 90, इसकी जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है 120 माइनस, ये कितना बन जाएगा 16t। सबको सही सॉल्व किया है, यहाँ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें छोटा सा गलती हो गई, देखो यहाँ पे इक्वल टू किया होगा तो यहाँ पे माइनस साइन और चल रहा होगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन भी आपको यहाँ पे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 25t। चले, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 240 डिवाइडेड बाय 25, इतना टाइम आया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप इस टाइम को अच्छा लिखना चाहो तो इस टाइम को आप अच्छा लिख सकते हो, 240 बाय 25, 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 960 डिवाइड बाय 100, बोले तो 9.6 सेकेंड, ये टाइम आया होगा हमारा। तो t इक्वल्स टू 9.67 पे ऐसा हुआ होगा, ठीक है। फिर बोला गया स्पीड एंड एंगल विथ विच इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन। तो हमें इसमें टाइम कितना आया, हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, हमें उस टाइम पे बताना है कि पार्टिकल की स्पीड कितना है और एंगल कितना है। तो हमारा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 15 सेकेंड, ठीक है। तो h वाले पार्ट में हमको t इक्वल्स टू 15 पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, x कंपोनेंट आ जाएगा 80 माइनस 6 इंटू 15, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा -10। और अगर हम लोग बात करें Vy के बारे में तो Vy कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस 8 इंटू 15, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा -60। तो क्या हुआ, इंक्लाइन प्लेन पे जब पार्टिकल लैंड किया है तो इस टाइम पे इसके पास इस तरफ तो वेलोसिटी है 60 और इस तरफ वेलोसिटी है 10। तो पार्टिकल ऐसे कुछ लैंड किया है v डैश से, और ये एंगल होगा बीटा। तो अगर आप v डैश की बात कर तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वो आप लिख लो -10 आई कैप -60 जे कैप। अगर आप पार्टिकल की स्पीड की बात करोगे तो वो आ जाएगा 10√37, ठीक है। और अगर आप एंगल बीटा की बात करोगे तो यहां से 10 बीटा क्या आ गया, 10 बीटा आ गया 60/10, मतलब एंगल बीटा जो है वो आ गया 10 इनवर्स 6, कोई इशू नहीं है। रहा लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ये परपेंडिकुलरली लैंड करना चाहिए, और परपेंडिकुलर लैंड कर रहा है तो देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां था, t इक्वल टू TF पे उसको लैंड करना है। अगर परपेंडिकुलरली लैंड करना है तो क्या उसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ यही वेलोसिटी है, बी परपेंडिकुलर,
v हॉरिजॉन्टल तो कितना है इसका, 0 है। ये समझ में आया? अगर मुझे ये बीटा 90 डिग्री चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे v हॉरिजॉन्टल 0 करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? तो यही कर रहे हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में कि पार्टिकल जो है वो लैंड कर रहा है हमारा यहां पे, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 से आ गया, t इक्वल टू tf पे यहां आएगा, और पार्टिकल जब लैंड करेगा तो उसके पास पार्टिकल यहां से कैसे गया है, दो कंपोनेंट्स हैं, ये v0 था, ये एंगल थीटा है, तो ये आ जाएगा v0 cos थीटा, ये आ जाएगा v0 sin थीटा। जब पार्टिकल लैंड करेगा तो y कंपोनेंट तो हमारा v0 sin थीटा ही होगा सिमेट्री की वजह से, लेकिन सिंस पार्टिकल को लैंड करना है परपेंडिकुलरली तो हमारा जो x कंपोनेंट है वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये समझ में आया? और हम लोग ग्रेविटी की बात करना चाहें तो आप ग्रेविटी की बात कर सकते हो। ये है हमारा g, ये है एंगल 60 डिग्री, तो g cos 60 इस तरफ आ जाएगा हमारा, ठीक है, g/2, और ये आ जाएगा g sin 60, g√3/2। मतलब हमारी ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रही है, ये है g, इसके दो कंपोनेंट कर दिए मैंने, ये एंगल 60 डिग्री, ये आ गया 5, ये आ गया 5√3। तो अगर मैं बात करूं यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये है ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय g परपेंडिकुलर, कितना है 5, ठीक है। और अब हमें पता है कि यहां पे परपेंडिकुलर लैंड करना है, इसका मतलब ये है कि एट t इक्वल्स टू tf vx हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और vx होगा u प्लस at। तो vx को हम ux प्लस ax इंटू टी कर लेते हैं। ये कितना है vx, फाइनल होना चाहिए 0, इनिशियल कितना है v0 cos थीटा, a कितना है 5√3, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला हुआ है यहां पे, ट्वाइस ऑफ v0 sin थीटा डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन गया, ये बन गया आपका v0 cos थीटा, इसकी जो वैल्यू है यहां से 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2√3 v0 sin थीटा। यहां से v0 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, यहां से बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/2√3। ये समझ में आया? मतलब एंगल थीटा कितना है, एंगल थीटा है tan इनवर्स 1/2√3। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो देख लेना, क्वेश्चन ये खास, इसमें बस आपको कैलकुलेशन करनी है और सॉल्व करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया? तो यही सारी इंपॉर्टेंट कहानी है जो आपको समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। चलो अब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है, अब जो है वो काफ़ी सिंपल सी कहानी बची है, अब कुछ खास है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैं किस एंगल थीटा पे फेंकूं सच दैट हमारी जो रेंज आ रही है इंक्लाइन प्लेन पे वो रेंज हमारी मैक्सिमम आए। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशन बोले तो एंगल थीटा ही निकालना है। कंडीशन एंगल थीटा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। और हम जो बात कर रहे हैं वो हम विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन ही बात कर रहे हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे जो हमारी रेंज आती है वो रेंज कैसी आए, मैक्सिमम आए। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ये है हमारा एंगल अल्फा, यहां पे मैं किस एंगल थीटा से अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूं सच दैट ये जो मेरी रेंज आर आ रही है वो मेरी मैक्सिमम रेंज आए। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे सबसे पहले तो आप जी के कंपोनेंट्स कर लो, ये एंगल आ जाएगा अल्फा, तो जी के दो कंपोनेंट्स हो गए, ये बन गया हमारा जी कॉस अल्फा और ये बन गया हमारा जी साइन अल्फा, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालनी है रेंज, तो रेंज के लिए हमें पहले चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। आपने इसके कंपोनेंट्स कर लिए वेलोसिटी के दो, इस तरफ और इस तरफ, ये आ गया v0 cos थीटा, ये आ गया v0 sin थीटा। यहाँ पे जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय g परपेंडिकुलर, मतलब आ गया ट्वाइस ऑफ v0 sin थीटा डिवाइड बाय g cos अल्फा। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो एंगल अल्फा है वो आपका कैसा है, फिक्स है। यहाँ पे एंगल अल्फा जो है वो आपका फिक्स्ड है, ठीक है। एंगल थीटा ये आपका वेरिएबल है क्योंकि आपको उस एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमें बात करनी है रेंज के बारे में।
तो रेंज क्या होती है? रेंज है कि पार्टिकल ने इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो अगर मैं यहां पर रेंज लिखना चाहूं तो रेंज हमारा क्या आता है? रेंज जो है वो हमारा आ जाता है v नॉट कॉस थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो माइनस हाफ g साइन अल्फा tf स्क्वायर। ये आती है आपकी रेंज, ठीक है। इसमें आप tf की वैल्यू पुट कर दो, तो tf की वैल्यू पुट करोगे ये बन जाएगा v नॉट कॉस थीटा, tf कितना है? ट्वाइस ऑफ v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय g कॉस अल्फा माइनस हाफ ऑफ g साइन अल्फा, ठीक है, और tf स्क्वायर। तो tf स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय g कॉस अल्फा का स्क्वायर। इसको जरा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? वी नॉट स्क्वायर, यहां से बाहर कॉमन आ जाएगा, जी कॉस अल्फा कॉमन ले लो, तो ये लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा माइनस इस तरफ कितना आ जाएगा? तो इस तरफ आ जाएगा जी साइन अल्फा 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी कॉस अल्फा इंटू जी कॉस अल्फा। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो ये कितना बन गया? ये आपका बन गया साइन 2 थीटा। यहां आप बात करोगे तो इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा कितना? 10 अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ना मैं वी नॉट स्क्वायर बाय जी कॉस अल्फा कॉमन निकाल लूं, वी नॉट स्क्वायर बाय जी कॉस अल्फा कॉमन निकाल लूं। तो यहां से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा। क्या ये सब कुछ कांस्टेंट है? बिल्कुल सब कुछ कांस्टेंट है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया साइन 2 थीटा, ठीक है, माइनस इधर कितना बना? इधर बना ट्वाइस ऑफ, ये बन जाएगा 10 अल्फा, और ये कितना बन गया? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय एक जी बचा था क्या हमारा? नहीं, जी हमने कॉमन निकाल लिया, सब कुछ हो गया, ये टर्म बना, ये हमारा रेंज आ गया है। अब हमें निकालना है इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे आप? अगर आपको रेंज की चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, इसी में हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, हमें आर मैक्स चाहिए, तो आर मैक्स कैसे निकालोगे? आर मैक्स निकालने के लिए आपको उसका जो डेरिवेटिव है आर का विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कौन वेरिएबल है? थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा आपको करना पड़ेगा 0। याद करो, कोई भी एक्सप्रेशन का आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करते हो? उसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व कर देते हो। मानते हो कि नहीं? तो वही करना है आपको इसको मैक्सिमा के लिए सॉल्व करना है। तो मैक्सिमा के लिए सॉल्व करना है तो डेरिवेटिव करो और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो फाइनली जब आप सॉल्व करोगे, ये टर्म जब लिखोगे, तो यहां से आपका जो एंगल थीटा है वो जो आता है वो आता है आपका 45, ठीक है, माइनस अल्फा बाई 2। इसको आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 45 कितना होता है? पाई बाय 4 रेडियन माइनस अल्फा बाई 2। ये एंगल आता है जो कि एंगल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल आएगा, और ये एंगल मैं कैसे याद कर रखता हूं, ठीक है। तो मेरा जो याद करने का तरीका है, मैं बोल देता हूं यहां पे कि ये जो एंगल आता है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो आप क्या करो, ये जो फिगर है हमारा इंक्लाइन प्लेन वाला, ठीक है, यहां पे ये इंक्लाइन प्लेन है और ये है हमारा ओरिजिनल एक्स एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिनल वाई एक्सिस, ओरिजिनल वाले, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है। तो आपका ये जो एंगल आया है वो एंगल कितना आया है? ये आपका एंगल बाइसेक्टर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कितना बोलूं, अगर मैं इस एंगल को बीटा बोलूं, तो क्या ये बीटा है हमारा 90 माइनस अल्फा। तो हमारा जो थीटा आएगा, थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, थीटा फॉर आर मैक्स, वो जो आता है वो आता है आपका बीटा बाई 2, और बीटा बाई 2 मतलब इसका हाफ कर दो तो 45 माइनस अल्फा बाई 2। मैं ऐसे याद रखता हूं,
ठीक है, ये याद करने का तरीका है, बाकी आपकी इच्छा आप कैसे याद करना चाहो, क्योंकि आता देखो सिमेट्री पे ही है। और सिमेट्री में क्यों याद रख रहा हूं, क्योंकि देखो होता क्या है कि जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करूं, अगर मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहा हूं, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में कितना आता है एंगल, ये देखो ये एंगल कितना है 90, तो 90 का एंगल बाइसेक्टर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन यहां पे आपको एंगल 90 है, यहां पे आप एंगल 19 ले रहे हो, यहां पे आप बात कर रहे हो कि इंक्लाइन प्लेन और वाई के बीच में कितना एंगल है, इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये पैटर्न बनता है। तो आप तरीका तो ये है, देखो तरीका तो ये है निकालने का, आप इसी तरीके से निकालोगे आंसर आएगा, लेकिन याद आपको रखना पड़ेगा, तो ऐसे याद रख लो, एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहां पे जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 45 माइनस अल्फा बाई 2। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अगर हम लोग ऊपर से प्रोजेक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, तो क्या होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और वहां पे भी हम लोग सेम कहानी की बात करते हैं। तो अगर हम लोगों ने नीचे से प्रोजेक्शन पढ़ लिया है कि हम लोग बॉटम से पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऊपर से नीचे फेंकोगे कहानी सेम ही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन, केस नंबर 2 इसका, प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अगर आप इंक्लाइन प्लेन के टॉप से प्रोजेक्शन की बातें कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होने वाला है, ये देखो, तो फिर से सेम कहानी है, तरीका सेम है, सॉल्व करने का सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये एंगल अल्फा है, आपने इस पॉइंट से यहां से कहीं ये एंगल थीटा पे पार्टिकल को फेंका, तो पार्टिकल आपका लेट्स सपोज ऐसे कहीं आ गया, तो ये हो जाएगा आपका रेंज, ये हो जाएगा आपका एच मैक्स, और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां था, तो t इक्वल टू टी एफ पे पार्टिकल आके लैंड कर जाएगा। अभी भी सारी कहानी सेम रहेगी। अगर आपको g के कंपोनेंट्स करने हैं तो कैसे करोगे, तो आपने बोला ये है g, ठीक है, ये एंगल कितना है, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा g का कॉस अल्फा, और ये बन जाएगा g का साइन अल्फा। फिर से आपको x एक्सिस और y एक्सिस माननी है, तो अभी भी सेम है, x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस हमारी ये है और y एक्सिस हमारी ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी इच्छा है आप कैसे मानना चाहते हो, तो हमने ये बोला कि ये हमारी x है और ये हमारी y एक्सिस है। आप चाहो तो x नीचे की तरफ मान लो, y ऊपर की तरफ मान लो, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसी साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। ये हमने इस तरीके से x और y माना है। तो अब क्या होगा, अब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं पार्टिकल की इनिशियल स्पीड की। ठीक है, तो अगर आप पार्टिकल की इनिशियल स्पीड की बात करोगे तो दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे आपको v नॉट के, ये है v नॉट का cos थीटा और ये है v नॉट का sin थीटा। तो आप x एक्सिस और y एक्सिस इन दोनों की बात कर लो फिर से। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस की बात करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है x में, वो है पार्टिकल की नीचे की तरफ, तो माइनस v नॉट कॉस थीटा। पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या है, वो है माइनस g साइन अल्फा। ठीक है, और क्या पूछा गया है, और हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे क्या होगी x के लॉन्ग, तो u प्लस ए टी। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस v नॉट कॉस थीटा माइनस g साइन अल्फा इंटू टी। आपको निकालना है किसी भी टाइम t पे पोजीशन x के लॉन्ग, तो sx डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ut प्लस हाफ ए टी इसको लगा दो, तो कितना बन गया ये, माइनस v नॉट कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ g साइन अल्फा टी स्क्वायर। सेम कहानी y एक्सिस में होगी, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बाकी आपको ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता है, कॉमन सेंस है अब तो, है ना, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन लिख लेते हैं फिर भी, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए। uy क्या आ जाएगा, uy जो है वो है आपका v नॉट साइन थीटा। आपका ay क्या है, ये है माइनस g कॉस अल्फा। वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी v नॉट साइन थीटा t, v नॉट b इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है, तो v नॉट साइन थीटा माइनस g कॉस अल्फा इंटू टी। तो ये सारे बेसिक टर्म ऐसे डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है, मैं कुछ और अच्छी बातें बताने जा रहा हूं। ठीक है, कि जो रिजल्ट हमने
नीचे से ऊपर फेंकने में देखे थे वही सेम रिजल्ट यहां पे आने वाले हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करूं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां भी सेम ही कहानी आएगी। यहां टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय g परपेंडिकुलर, यही आएगा। बोले तो ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर कितना है, v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय g परपेंडिकुलर कितना है, g का कॉस अल्फा। और क्या, और हमें बात करना है एच मैक्स के बारे में। एच मैक्स फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन या विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, तो ये जो आ जाएगा ये भी आपका सेम आएगा, v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g परपेंडिकुलर। मतलब ये है v परपेंडिकुलर कितना है, v नॉट साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ g कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए, और हमें चाहिए यहां पे रेंज। रेंज क्या आएगी, तो रेंज क्या आनी चाहिए, रेंज आपको फिर से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेंज कैसे निकालोगे, तो आप रेंज जो निकालोगे r, वो आप निकालोगे x के अलावा कितना डिस्टेंस हुआ, तो पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा और हमें डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। तो डिस्टेंस से मतलब है तो ये आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ g साइन अल्फा tf स्क्वायर। मैंने मॉड ले लिया है। अब हम बात कर रहे हैं एंगल थीटा। एंगल थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज वो कितना आएगा, तो देखो यहां भी सेम पैटर्न बनता है। सेम पैटर्न क्या बनता है आप देख लो, मैं इस तरह बना देता हूं, चलो ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है एंगल थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, तो पैटर्न फिर से सेम ही बनेगा। और पैटर्न क्या था, ये है आपका इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन से आप वर्टिकल लाइन खींच दी वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल होता है हमारा बीटा, याद है, इसको मैंने बीटा बोला था। और क्वेश्चन में ये गिवन है अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा बीटा, बीटा हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। और हमें पता है एंगल थीटा जो होता है वो होता है बीटा बाय 2। बीटा कितना है 90 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2। तो यहां से जो आपका एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 45 प्लस अल्फा बाय 2, बोले तो पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। यहां पे अगर आपने ऊपर से फेंका तो एंगल थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज आता है 45 प्लस अल्फा बाय 2, और नीचे से फेंका तो 45 माइनस अल्फा बाय 2। मैं कैसे याद करता हूं, मैं क्या करता हूं, इंक्लाइन प्लेन बनाता हूं, उससे एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं और वहां से इसका एंगल बाइसेक्टर देख लेता हूं। बीटा बाय 2 पे फेंकना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये बीटा मैंने देख लिया, हमने बीटा कितना है उस बीटा का हाफ कर दिया। बाकी मैथमेटिकल प्रूफ तो वही है, आर मैक्स आर लिखो, उसको डेरिवेटिव करो और फिर आंसर निकालो वहां से। तो आई होप ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम्स की, ठीक है। और इस पे यही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने करवाए हैं। और मेनली हमें मतलब है अगर आपने नीचे से सीख लिया कि पार्टिकल को नीचे से ऊपर कैसे फेंक रहे हैं, तो ऊपर से नीचे फेंकने वाले क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। देख लो सब कुछ फॉर्मूला वॉर्मूले सब कुछ सेम थे। तो आज की कहानी हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन। तो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है ये उसकी लास्ट क्लास है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।